हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा 24/7 चैनल पर। मैं हूं नवनीत चतुर्वेदी और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का पार्ट 2 और उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। मतलब जो हमने कल की क्लास ली थी उससे संबंधित आज की क्लास में देखेंगे। पहले तो हम कुछ कोटेशंस के साथ में शुरुआत करते हैं। उड़ान भरना है तो चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। साथ साथ मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर विजय भाव जो है सीटेट का कंप्लीट फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया। पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए स्टार्ट जो है 20 फरवरी से है। अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो प्लीज़ आप जो है ले सकते हैं। Y178 यूज करेंगे तो मैक्सिमम आपको मिलेगा डिस्काउंट। नमस्कार भाई, नमस्कार, कैसे हैं आप। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ में आपका फैकल्टी नवनीत चतुर्वेदी और यहाँ पर आप यूज करेंगे कोड वही Y178। चाहे आप देखिए, चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, चाहे टीचिंग की, चाहे जीआईटी की, चाहे इंजीनियरिंग की या डिफेंस की या यूपीएससी की, जो भी कोर्सेज लेना है आप यही कोड यूज करेंगे, आपको मिलेगा मैक्सिमम 77% डिस्काउंट। इसके अलावा राजस्थान रीट, मुझे पता है आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है, तो आप इस बैच को खरीद लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई फिक्स डेट है 24 अप्रैल को पेपर होने वाला है। और अगर आपने अभी तक भी नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। बहुत माइन्यूट चार्ज चल रहा, मात्र 1600 रुपये में रीट का आपको बैच मिल रहा है। ठीक है, और ये 10 बजे से 3 PM तक चलेगा बैच। साथ साथ में टीचिंग महापैक लेना चाहते हैं, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन पैक मिल रहा है। इसको यदि ले लेते हैं तो बाकी कोई बैचेज लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसको भी लेने के लिए वही Y178 ये कोड यूज करेंगे तो आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। 1 साल के अंदर जितने भी बेचे जाएंगे वो सब कुछ आपको दोबारा से परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। देखो मैं देख रहा हूँ बार बार आप लोग सब्सक्राइब तो कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है और जिन लोगों ने अभी तक क्लास ली है उनको पता है कि आपको यहाँ पर तैयारी किस तरीके से कराई जाती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये रहट बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं लगा के रख लेता हूँ। रहट को 2-3 दिन से मैं क्लासेस में लगा रहा हूँ। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर एक मैप है जिसको आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यादव। यहाँ पर विक्रमादित्य 4 लिखा नजर आ रहा है, इधर कल्याणी दिख रहा है और इधर काकतीय साम्राज्य है, इधर वेंगी है, वेंगी के चालुक्य। दक्षिण का कलिंग है, ये कलिंग उत्तर वाला पार्ट है। यहाँ पर आपको कोच्चि नजर आ रहा है, इधर गंगई चोलपुरम है, गंगई कोंड चोलपुरम। इधर उरैयूर है, इधर मदुरई है, इधर पांड्यन है, इधर तंजावुर है। साथ में दिख रहा आपको ये गंगावादी है और ये घोल है। ये साथ में वनवासी है, जिसको आप वनवासी को किरात के नाम से जानते हैं, किराता अर्जुनियम सुना होगा आपने। ये जो है इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे और ये या जानते हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाई नए राजवंशों के उदय की बात करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हमने पिछली क्लासेज में देखा था कि नए राजवंशों का उदय, जैसे हम मध्यकाल में जब घुसते हैं तो भाई मध्यकाल में हम दक्षिण भारत की तरफ चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं, नहीं घुसना चाहते हैं, क्योंकि लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में कॉन्टेंस्ट में अगर हम देखते हैं तो जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, इधर से सबसे ज़्यादा प्रश्नों को पूछा जाता है और यही एग्जाम में आता भी है, जिस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे केबीएस की, चाहे एनबीएस की, चाहे अन्य किसी की भी तैयारी कर रहे हो, और सीटेट में तो आप जानते हैं भरपूर इसका आपको आनंद आएगा यदि आप पढ़ते हैं साथ साथ में। लेकिन शेयर लाइक करते रहा करो। देखो 2-3 बच्चों के अलावा कोई शेयर नहीं करता है। और गुलनाज और जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर सभी लोग, चाहे परी चौधरी जी हैं, सभी लोग शेयर करते रहिए सेशन को। और ये मैं देख रहा हूँ कई बार जो है यहाँ पर लवली कार्तिक जो है क्लास में आते हैं, लेकिन जो है क्लास शुरू होने के बाद गायब नजर आते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 7वीं शताब्दी के बाद कई राज्यों का उदय हुआ और यहाँ पर जो है उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से लेकर के 12वीं सदी के शासन करने वाले राजवंशों को दिखाया गया है, जो कि मैंने अभी चित्र में आपको दिखाया है। यहाँ पर जो राज्य शासन करते थे उनमें से गुर्जर थे, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमान के स्थान को दिखाया गया है, जो कि मानचित्र में आपने देखा है। इसके बारे में मैंने बताया था कल भाई कि जो राजा होता था अपने
भूमि के टुकड़ों को अपने जो है स्वामी भक्त जो होते थे, योद्धा या सरदार जो होते थे, उनको भूमि के टुकड़े दे दिया जाता था। और भूमि के टुकड़े को इंग्लिश में अगर हम कहें लैटिन भाषा में उसको क्या वर्ड यूज किया जाता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है फ्यूडल शब्द। और फ्यूडल का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। और भूमि का टुकड़ा होता है, इस भूमि के टुकड़े पर उनको अधिकार दिया जाता है कि वो जो है अपने उस पर जितनी भी रकम आएगी, जितना भी कर आएगा, सब वो वसूल कर सकते थे। जो भी दंडा अधिकारियों के द्वारा जो है न्यायाधीशों के द्वारा किसी के ऊपर यदि किसी प्रकार का कोई टैक्स लगाया जाता है तो, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ साथ में हम बात कर रहे हैं योद्धा सरदार अस्तित्व में आए और राजा लोग प्राय अपने मातहत जो उनके नीचे होते थे, जो उनके सामंत उनको कहा गया। फ्यूडलिज्म सिस्टम रहा, सामंतवाद रहा। और फ्यूडल मतलब सामंत या भूमि का टुकड़ा, जो पाया हुआ व्यक्ति, उसके लिए सामंत शब्द का प्रयोग किया जाता है। उनका काम में अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई दरबार में हाजिरी लगा लेंगे, और दरबार में हाजिरी लगाने के अलावा वो राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएंगे और सैन्य सहायता प्रदान करेंगे जब वो किसी के साथ युद्ध कर रहे होंगे। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ इन्होंने ज़्यादा संपदा हासिल कर ली और ये अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर के रूप में अपने आप को घोषित कर देते थे और अपने आप को स्वतंत्र होने का दावा भी करते थे। देखो यहाँ पर चित्र आप लोगों को किताबों में वैसे देखने को मिल जाता है, जहाँ पर भगवान विष्णु को दिखाया गया है जो कि धरती को अपने मतलब जो नरसिंह अवतार में प्रदर्शित किया गया है। वो दूसरा वाला है चित्र जो मैं बताना चाह रहा था, उसको आगे देखेंगे। यहाँ पर 15 जो है भित्ति चित्र हैं। भित्ति का मतलब होता है दीवार, और दीवारों पर जो चित्र बनाए गए हैं उसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात नर और सिंह के रूप में दिखलाया गया है। मतलब जो मुख है वो सिंह का है और जो नीचे का शरीर है वो पुरुष रूपी है, दिखाया गया है। और हम बात यहाँ पर कर रहे हैं जैसे फ्यूडल सिस्टम बढ़ रहा है उसी तरीके से फ्यूडल का ही एक रूप है दक्कन में राष्ट्रकूटों का उदय होने का। शुरुआत में कर्नाटक के जो है चालुक्य राजाओं के अधीन थे और बाद में उन्होंने अपने आप को क्या कहा कि मैं आपके अधीन नहीं हूं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नाम का एक, जिसका अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक जो है अनुष्ठान किया। और अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। तो यह माना जाता था इसे याजक जो करने वाला है, जो जन्म से क्षत्रिय नहीं है, दोबारा क्षत्रिय के रूप में क्षत्रित्व प्राप्त कर लेता है। उद्यमी परिवारों की बात करते हैं भाई, जो उद्यम अर्थात परिश्रम करने वाले हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, जो सैन्य कौशलों का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बात करते हैं, कदम में मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार जो थे वो हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, ठीक है, जो बाद में अपने आप को कदम में मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार के रूप में प्रदर्शित किया। वो पहले ब्राह्मण थे और इसी परंपरा को अपना करके, मतलब हिरण्यगर्भ संस्कार करवा करके, इन्होंने कर्नाटक में और राजस्थान में कौन गया, गुर्जर प्रतिहार चले गए, और कर्नाटक क्षेत्र में कदम मयूर शर्मण चले गए और अपने अपने राज्य को सफलतापूर्वक इन्होंने स्थापित किया। यहाँ तक तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था, एक बार हमने रिकैप कर लिया, अब आगे की क्लास में देख रहे हैं। भाई राज्य में प्रशासन जो है राजाओं ने कई इकाइयों में बंटे थे और ये राजा जो है अपने आप को कहीं महाराजाधिराज मतलब राजाओं का राजा के नाम से कहते थे, कहीं जो है ये क्या करते थे कि त्रिभुवन है चक्रवर्तनी, 3 भुवनों के स्वामी के नाम से जाने जाते थे। इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां लेते थे, लेकिन इनके कहा जाए ना तो सत्ता में कोई ज्यादा दम नहीं था। और ये अपने दावों के बावजूद, हम कहें अगर दावों के बावजूद, वो सामंतों के साथ साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी किया करते थे, सत्ता में उनको भी भाग दिया करते थे।
और यहाँ पर बात करें तो ये क्या करते थे भाई, अपने इस साम्राज्य को चलाने के लिए जो राज्य के उत्पादक थे, जो राज्य में प्रोडक्शन की चीज़ें होती थी, चाहे वो किसान हो, चाहे पशुपालक हों, चाहे कारीगर हों, इनसे संसाधन इकट्ठे करते थे। और अक्सर उत्पादनों का जो हिस्सा त्यागने के लिए इन लोगों को मनाया भी जाता था और हिस्सा जो है लगान के रूप में वसूला जाता था। और क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था, राजस्व भूस्वामी व्यापारियों से लिया जाता था। अब देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग इंद्रप्रस्थ यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर चाहमान दिख रहा है, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार दिख रहा है, यहाँ पर परमार दिख रहे हैं, ये चंदेल है, प्रयागराज है, यहाँ पर कन्नौज का क्षेत्र दिख रहा है, इधर पाल वालों का है, इधर राष्ट्रकूट है, इधर मान्य खेत है, और जिसको मान्य खेत या मान्य खेत कहा जाता है, ये क्षेत्र आप लोगों को दिख रहा है, नजर आ रहा है। बात करेंगे कि उस समय जो है मध्यकाल में दक्षिण भारत की तरफ में 400 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। 400 प्रकार के कर तो आज भी हमें नहीं देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु में शासन, देखिए प्रश्न का उत्तर आज नहीं देंगे, है ना, हम क्लास के बाद में देंगे। तमिलनाडु में तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों 400 से ज़्यादा शब्द हमें मिलते हैं। सबसे बार जो है शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह वेट्टी है। वेट्टी जो कि नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ध्यान से समझेंगे, वेट्टी कर जो है जबरन लिया जाता है श्रम के रूप में, यानी जबरन श्रम। और कदमाई की बात करते हैं, यानी भू राजस्व थे। भू राजस्व का भाग था, भूमि का जो राजस्व था उसको कदमाई के नाम से जाना जाता था। मकान पर छाजन डालने वाले, जैसे छप्पर होता था ना, उसके ऊपर जो लकड़ी बिछाते हैं, आप देखते होंगे ना, पहले मकान को ढापने के लिए, मान लो ये मकान है और इस तरीके का मकान आप लोगों को, मान लो ऐसे मकान बनाना है और नीचे पीछे ये दीवारें खड़ी हैं और ये मान लो आपका मकान है, तो इसके जो ये है ना, ये ऊपर ये लकड़ी रूपी जो प्रयोग किया जाता था, छाजने का काम करते थे, इनको कहा जाता था। ठीक है, ये छाजन कहलाता है, ऊपर से जो ढका जाता है। छाजन डालने वाला, जैसे खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करने वाला, पारंपरिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले इत्यादि का भी उल्लेख हमें मिलता है। चलिए, यहाँ पर लगता है कि थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही, कोई बात नहीं, हम लाइट जो है ये अपना बंद कर देते हैं और हम लोग देखते हैं आगे बढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा हटा देता हूँ और आगे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। जी, यहाँ पर देखते हैं ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। जैसे मंदिर और दुर्ग के निर्माण में इनका इस्तेमाल किया जाता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने के लिए इस्तेमाल होते थे जिन्हें वह लूट की शक्ल में धन मिलने तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था के किन मायनों में भिन्न था? अगर राजस्व वसूली के पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच हो जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा होता था और कई बार जो है राजा के निकट संबंधी भी इन्हीं वहदों पर रहते थे। आगे की बात कर लेते हैं प्रशस्तियों की। तो भूमि अनुदान प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। ये जो प्रशस्तियां होती थी, इसमें अपने आप को दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए चीज़ों को लिखवाते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में प्रदर्शित करते थे। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रची गई थी, जो कि अक्सर प्रशासन में मदद किया करते थे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नागभट्ट के बारे में। यह भी एक राजा था। उसने अपने उपलब्धियों को शासक के उपलब्धियों को प्रशस्ति के रूप में उसने वर्णन करवाया, उसने बखान करवाया था। यह प्रशस्तियाँ संस्कृत में लिखी गई थी
ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई हैं आज की डेट में। प्रशस्तियों में प्रतिहार नरेश जो है नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार जो है किया गया है। ये चित्र बार बार दिखाऊंगा क्योंकि देखो यहाँ पर उरईवार या मदुरई जो क्षेत्र है इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। देखो कैसे आंध्र जो बताता है नागभट्ट अपने प्रशस्तियों में कि आंध्र के क्षेत्र पर विजय पाई, मतलब सिंध सैंधव क्षेत्र में, विदर्भ मतलब महाराष्ट्र। साथ में ये भी याद रखेंगे, कभी कभी जो है एग्जाम में ये पूछ लेता है कि भाई विदर्भ का पुराना नाम क्या, मतलब नया नाम क्या है, और कलिंग का क्षेत्र है उड़ीसा जिसको आज नाम से जानते हैं यहाँ पर। उसके अलावा बताया कि भाई जब वो राजकुमार था, कौन, दोबारा से देख लो एक बार, यही जो नागभट्ट जब ये राजकुमार था मतलब छोटा था, तभी उसने कन्नौज के क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। और वंग अर्थात बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात मतलब वनवासी और तरुस्क मतलब तुर्क, और मत्स्य और वत्स्य दोनों भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया था इसने, अपनी प्रशस्तियों में ऐसा लिखवाया है। राजा लोग प्रायः जो है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, मतलब जो भी देते थे ना भूमि अनुदान, उसको भी ये क्या करते थे, तांबे के पत्र जो होते थे उस पर लिखवाते थे। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में हुआ, और ताम्र पत्रों का एक संग्रह है, इसमें जो है 9वीं सदी के एक शासक के द्वारा भूमि अनुदान का उल्लेख है। जो इस तरह का आप चित्र देख सकते हैं, जगह जगह आपको मिल जाएंगे इस तरह का, उसमें लिखा होता था। और इसके ऊपर ना राजसी मोहर भी लगवाते थे, जिससे ये पता चल जाता था कि जो हमने दस्तावेज दिया है यह प्रमाणिक है और ये सब जगह मान्य होगा। चोल साम्राज्य बहुत ही विस्तृत था, आप जानते हैं चोल साम्राज्य एक समय में बहुत ज़्यादा नाम था। तो चोल साम्राज्य ने जब भूमि अनुदान दिया तो उसके बारे में वर्णन है, और जो कि एक तमिल भाषा का उसका भाग यहाँ पर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि हमने मिट्टी की मेड़े बना करके, साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगवाई है, भूमि की सीमाओं को चिन्हित किया है, उस भूमि पर क्या क्या चीजें हैं भाई, फलदार वृक्ष हैं, पानी है, भूमि है, बगीचे हैं, फलोद्यान है, पेड़ हैं, कुएं हैं, खुली जगह है, चारागाह हैं, एक गांव है, बाबी है, चबूतरे हैं, नहरें हैं, खाइयां हैं, नदियां हैं, दलदली जमीन भी है, हौज है, अन्नागार है, मछलियों के तालाब है, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें हैं। ये सारी चीजें मैं आपको अनुदान में दे रहा हूं, जो भूमि में दे रहा हूं, ये सारा विवरण उसमें रहता था कि हमने किन किन चीजों को आपको दान में दिया है। और जिसे यह भूमि मिलती थी वह इस पर कर वसूली कर सकता था। ध्यान रखेंगे, ये कई बार प्रश्न आता था, जो भूमि मिलती थी क्या उस पर कर वसूली कर सकते थे, तो बिल्कुल कर वसूली कर सकते थे, और न्याय अधिकारियों के द्वारा जो भी जुर्माने लगाए गए थे वह वसूल सकता था। जैसे पान के पत्ते पर लगने वाला कर था, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर था, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूला था, पक्की ईंटों से बने हुए माले पर, जो मतलब 1 कमरा 2 कमरा जो बनवाया उस पर भी टैक्स था, मतलब गृह टैक्स जिसको हम कहते हैं, हाउस टैक्स। बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता था, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता था, और जरूरी हुई तो सिंचाई के नहर बनवा सकता है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण बना रहे, होता रहे भाई। अब एक और चीज देख लेते हैं भाई, यहाँ पर 12वीं शताब्दी का एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, कल्हड़ के राजतरंगिणी के बारे में, राजतरंगिणी के बारे में नामक रचनाकार के द्वारा लिखा गया। कल्हड़ ने अपने वृत्तांत में लिखे गए शिलालेखों और दस्तावेज, प्रत्यक्ष प्रदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास के समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखक से भिन्न और अक्सर शासकों के उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखता है, इसलिए 12वीं सदी का यह असाधारण ग्रंथ कहलाता है। अब बात करेंगे युद्ध के लिए अपने गौर किया होगा कि भाई प्रत्येक शासन राजवंश का अधिकार क्षेत्र विशेष था। देखो भाई ज़्यादा बात नहीं करूंगा मैं, आप लोगों को सिर्फ कंटेंट दूंगा आज, और कंटेंट जरूरी है, ये ज़्यादा मैटर रखता है। वह दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, और एक विशेष रूप में वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज जैसे गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण करने के लिए आपस में लड़ते रहे। ध्यान देना, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में पूछा जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन आते हैं, तो ये गुर्जर हैं, प्रतिहार हैं, राष्ट्रकूट और पाल वंश। और किसके लिए युद्ध करते थे, तो कन्नौज को प्राप्त करने के लिए युद्ध करते थे, आपस में लड़ते रहते थे, और इस युद्ध को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है।
अब बात कर लेते थोड़ा सा आगे हम, अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध था। उसने जो है 997 से लेकर के 1130 तक शासन किया था। अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान में भी किया उसने, और उपमहाद्वीप में, मतलब उत्तरी अपने महाद्वीप भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी लगभग उपमहाद्वीप पर हमला करता रहा। उसका निशाने थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा यानी गजनी में एक वैभवशाली राज्य की राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है, और जिसका मतलब होता है शासक, जिसका अर्थ क्या होता है? शासक होता है। सुल्तान महमूद ने अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में की गई बातों को जानना चाहता था। जैसे अलबरूनी नामक एक विद्वान इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद, ध्यान रखना, उसकी अरबी में एक कृति लिखी गई जिसको हम क्या कहते हैं? किताबुल हिंद। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों का परामर्श लिया था। आगे और चीज देख लेते हैं थोड़ा सा, कि भाई युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान थे, जिसको आप चौहान कहते हैं, जो बाद में चौहान के रूप में जाने लग गए। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया करते थे। दिल्ली में और अजमेर के पास जो है शासन किया करते थे। उन्होंने पूर्व और पश्चिम की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसको आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, जो कि 1168 से 1192 तक, जिसे सुल्तान मोहम्मद गौरी अफगान शासक को 1191 में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। अब देखिए, इसी चित्र को हम लोग बार बार देख रहे हैं। ये चित्र आप लोगों के सामने है। चोल साम्राज्य यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। ये चोल साम्राज्य यहाँ दिख रहा है। नजदीक ही यहाँ पर नजर जो है उरैयूर नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर चोल है, उसके बाद यहाँ पर उरैयूर नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ये उरैयूर नजर आ रहा है ना। और ये यहाँ से क्या है, ये बगल में देखो, ये छोटा सा क्षेत्र है तंजावुर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर तंजावुर है, और यहां से यहां तक चोल साम्राज्य कहां था? उरैयूर। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसका था? चोल वंश की सत्ता में कैसे आया? भाई, कावेरी डेल्टा में मुदैयार नाम से प्रसिद्ध एक छोटा परिवार का मुखिया रहता था। थोड़ा स्टोरी की तरह पढ़ लेते हैं। अब यहां पर एक देखिए, मदुराई दिखा है ना, तो मुट्टियार था यहां पर। कहां पर? कावेरी डेल्टा में। ये कावेरी डेल्टा है इधर, और यहां पर कौन रहता था कावेरी डेल्टा के पास? भाई, कावेरी डेल्टा के पास एक छोटा सा परिवार रहता था, परिवार का मुखिया रहता था, मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध था। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, एग्जाम में प्रश्न यहां से बनते हैं, और इसको समझ लिया आपने तो मजा ही आ जाएगा। भाई, मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध था, छोटा मुखिया परिवार था, और उसकी सत्ता थी। अब यहां पर देखिए, पल्लव कांचीपुरम दिख रहा होगा आपको, ठीक है? कांचीपुरम भाई, यहां पर देखा जाए तो कांचीपुरम वाला जो क्षेत्र था, कोच्चि कांचीपुरम वाला ये जो क्षेत्र था, यहां पर जो है पल्लव राजाओं के मातहत थे। ये कौन थे? पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय, ध्यान से समझना, जो ये उरैयार था, ये उरैयार था, ठीक है? उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन परिवार, चोल वंश का प्राचीन परिवार था, और उसका मुखिया कौन था? उसका मुखिया था विजयालय। उसका व्यक्ति का नाम था विजयालय। ध्यान से समझना, ये विजयालय व्यक्ति का नाम था। और 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हरा करके, मुट्टियार कौन थे? ध्यान से समझना भाई, ये जो मुट्टियार थे, मुट्टियार लोग जो पल्लव राजा थे, पल्लव राजा के जैसे सामंत होते ना, वैसे ये मुट्टियार लोग पल्लव राजा के सामंत थे। मतलब पल्लव राजा के कौन थे? ये मातहत थे मुट्टियार लोग। और इनको हराया किसने? इस विजयालय ने। किसने हराया? विजयालय ने। और विजयालय कौन था भाई? चोल वंश का प्राचीन मुखिया था। चोल वंश का प्राचीन मुखिया था। हरा करके इस डेल्टा वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।
कब्जा जमा लिया। और तंजावुर का ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये तंजावुर वाला, इसी क्षेत्र में एक बनाया तंजावुर शहर बसाया, और तंजावुर शहर बसा करके माता निशुंभनी देवी का मंदिर भी बनवाया। क्या नाम है? निशुंभ शूदनी देवी का मंदिर बनवाया था। तंजावुर शहर बसाया किसने? यह प्रश्न आएगा तो विजयालय ने। 9वीं सदी में तंजावुर शहर बसाया और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। किसने? विजयालय ने। किसको हरा करके? मुट्टियारों को। मुट्टियार कौन थे? पल्लव वंश के मातहत थे। और मतलब पल्लव वंश का कोई भी साम्राज्य जिसको बड़ा समझा जाता है, उसके किसी सामंत को हरा करके, अब पूरे पल्लव साम्राज्य के लिए भाई ये घातक था कि उसके जो जिसका दबदबा है चारों ओर, उसके किसी सामंत को हरा करके उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया किसी ने, और वहां पर तंजावुर शहर बसाया और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया। ठीक है। अब यहाँ पर एक काश्य मूर्ति आप लोगों के सामने प्रदर्शित हो रही है, जो कि आप देख रहे होंगे। इसके जो है बनाने का तरीका बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही अच्छा है। और इसमें बात करेंगे आगे हम अभी काश्य मूर्तियों के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं उसी विजयालय की। विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे ना, वो भी बड़े जबरदस्त थे एकदम। मतलब उत्तराधिकारी, मतलब ये मान के चलिए कि उसके आने वाले पुत्र पुत्रियां जो थे, उनको उत्तराधिकारियों में शामिल करते हैं। उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीत लिया और उस राज्य का क्षेत्रफल और शक्ति दोनों ही बढ़ता चला गया। दक्षिण और उत्तर के पांडे जो राजा थे और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिया। उन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने पल्लव और पांड्य दोनों के इलाकों का हिस्सा बना लिया। और राजा राज प्रथम मतलब विजयालय का ही उत्तराधिकारी था, सबसे शक्तिशाली राजा बना। और कौन से साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं ये लोग? चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। और 985 में राजा बना और उसी ने ज्यादातर क्षेत्रों में अपने नियंत्रण का विस्तार भी किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन भी किया। और राजा राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। राजा राज के पुत्र कौन थे? राजेंद्र प्रथम थे। ठीक है। और उसने गंगा घाटी, ध्यान देना, गंगा घाटी जो क्षेत्र था, श्रीलंका का और दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला कर दिया इसने। और इन अभियानों के लिए उसने जल सेना भी बनाई। तो प्रश्न यही पूछा जाता, भाई जल सेना का निर्माण किसने किया था? तो राजा राज प्रथम ने जल सेना का निर्माण किया था। भव्य मंदिर बनवाए राजा राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने। और काश्य मूर्ति, अब काश्य मूर्ति किसका है? काश्य मूर्ति राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए थे। तंजावुर और गंगई चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। गंगई चोलपुरम अभी आपको चित्र में दिखाया था मैंने, एक बार दोबारा से दिखा देता हूं। ये रहा गंगई कोड चोलपुरम, यहां पर जो है मंदिर बनवाया था। और यहां जो है बड़े मंदिर बनवाए तंजावुर के क्षेत्र में, ये बहुत ज्यादा। और यहां पर जो मूर्तियां बनाई गई वो भी बहुत फेमस रहे भाई। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं और देख लेते हैं हम। यहाँ पर चोल मंदिर अक्सर जो है अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। चोल मंदिरों के पास क्या हुआ? अनेक बस्तियां विकसित हो गई। ये शिल्प उत्पादन के भी केंद्र बने और ये मंदिर शासक तथा अन्य द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज के सारे विशेषज्ञों का निर्वहन खर्च होती थी। मंदिर के आसपास रहते थे, उनके काम करते थे पुरोहित, मालवार, बाबरची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में हम कहें, मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थल नहीं था, वह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है बार बार। अब ये जो प्रतिमा हमने देखी काश्य मूर्ति के, उसके बारे में क्या कहा गया है? शिल्पियों में सबसे प्रसिद्ध जो है काश्य प्रतिमा थी। और चोल काश्य प्रतिमाएं संसार में सबसे सर्वोत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों के लिए भी बनाई गई थी। तो ये पॉइंट हम लोगों ने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चोल साम्राज्य में हम सिंचाई या इरिगेशन सिस्टम के बारे में हम अगली क्लासेज में पढ़ेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा जो है उन चीजों पर भी ध्यान देंगे, फसलों का, और यहाँ पर हम ध्यान देंगे किस प्रकार के कर लगाए जाते थे। लेकिन इनको हम देखेंगे भाई अगली क्लासेज में। ठीक है, तो इसको हम अगली क्लास में देखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। और अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा, मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट किसी क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।